गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब्स बहुत आसान होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड ऐसी हैं जो बड़ी ट्रिकी हैं, और आपने अगर वो नहीं सीखी हुई तो आप फिर गलती कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिहाज से भी ये इम्पॉर्टेंट है, कहीं पता नहीं लगता आपको कि इसमें गलती क्या होगी। तो आज मेरे साथ पढ़िए आपको मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब के प्रकार ही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 तरह की हेल्पिंग वर्ब्स मानी जाती हैं। हेल्पिंग वर्ब समझते हो ना आप लोग? ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, अभी समझ जाओगे आप, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी करता है मेन, ये मेन है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें एक फॉर्म बी की है, और बी का अर्थ होता है इज आर एम वॉज वर्ब। ये सबको पता है, बेसिक चीज़ें हैं, सब चीज़ें। ठीक है, ठीक है, इज आर एम और प्लस आपका वॉज वर्ब पास्ट में, ये बी फॉर्म के वर्ब है। फिर एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैव के डिफरेंट फॉर्म्स ये हैं, हैज़, हैव और हैड। हैड पास्ट के लिए, हैज़ है प्रेजेंट के लिए, हैज़ सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, हैज़ सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तीसरा है डू, और डू के अलग अलग फॉर्म है, डू, डज और डिड। डू, डज और डिड, ये कहलाती है प्राइमरी वर्ब्स। इनके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होते हैं। बी का बीन हो जाएगा, ठीक है ना, आपका इसका हैव का हैड हो जाएगा। हैड सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी, ध्यान रखना आपका। और डू का डन भी हो जाएगा। एनीवे, तो ये एक तरह की मॉडल वर्ब्स ये हैं, विच आर कॉल्ड प्राइमरी। दूसरे तरह की हैं जो कहलाती है मॉडल वर्ब्स, जो आज हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है ना आपका, ये भी सिंपल है। कैन है, कैन का पास्ट टेंस कुड है। ठीक है, मे है, मे का पास्ट टेंस माइट है। विल है, विल का पास्ट टेंस वुड है। शेल है, शेल का पास्ट टेंस शुड है। कभी तो ऐसा लगता है कि ये इतनी सिंपल है कि इनको पीछे के पढ़ लेते हैं अपन, कि इच्छा भी नहीं होती इनको पढ़ाया जाए। मस्ट है, मस्ट का पास्ट टेंस हमेशा हैड टू होता है, ये मैंने आपको नरेशन में भी बताया था। ठीक है, और ऑट टू का कोई पास कुछ नहीं होता है, ऑट टू ही होता है। तो 3 और 3 6 और 3 9 2 11, ठीक है ना। इसमें हैड टू भी शामिल किया मैंने, पास्ट टेंस है उसका, ध्यान रखना। हैड टू मॉडल वर्ब नहीं है, वैसे सेमी मॉडल वर्ब में हैव टू भी आता है, और हैड टू भी आ जाएगा, बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली कितनी है? 3 और 2 5 और 2 7, ये 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 1 है 10। ये 10 एक्चुअली हो गई। इसमें अगर अपन हैड टू हटाते हैं, ठीक है ना, आपको 10 हो गई है। ये कहलाती है मॉडल वर्ब्स। और मॉडल वर्ब क्यों कहते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वाई डू वी कॉल देम मॉडल वर्ब्स। और तीसरी तरह के होते हैं, उनको कहते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स, दे आर कॉल्ड सेमी मॉडल्स। ये 3 है, इसके उसको आप 4 कह सकते हो, हैव टू जोड़ दो तो। ये आपकी डेयर है, आपकी नीड है, यूज टू है, और कई लोग हैव टू को भी इसी का हिस्सा मानते हैं आप। अब इनको सेमी इसलिए कहते हैं क्योंकि डेयर आपके प्रॉपर लेक्सिकल वर्ब भी है। डेयर नीड जो है आपका, यूज टू तो नहीं, लेकिन डेयर और नीड आपका लेक्सिकल वर्ब भी है, और इनका प्रयोग अपन, ठीक है ना, मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं। इनको जानेंगे, समझेंगे। वो सिंपल है वैसे, लेकिन कुछ एक कंसेप्ट हैं जो बड़े टेढ़े हैं। ठीक है, और एक हमने थोड़ा सा इसको दोनों को फ़र्क समझना है कि भाई इसमें मॉडल में और इसमें दोनों में व्हाट इज़ द डिफरेंस। मॉडल में हेल्पिंग वर्ब में क्या फ़र्क है। ठीक है, वैसे सबको आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि ही श्रूड, वो इंटेलिजेंट है, श्रूड कर दो इंटेलिजेंट, तो इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें ये मेन वर्ब है। इसको अपनी मेन वर्ब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दूसरी कोई वर्ब है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इज आर एम, वाज वर,
जो जब सेंटेंस में अकेली आती है, दूसरी लेक्सिकल वर्ब के साथ में नहीं आती। इफ आई से कि ही इज, ये ना आपका ही इज क्रैमिंग हिज लेसन, अपना पार्ट रट रहा है वो। अब इसमें इज आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये मेन वर्ब नहीं, मेन वर्ब इसमें क्रैम है, क्रैम का रटना होता है। तो इसमें इज क्या है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, है ना आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, इज आ रहे हैं वाज वर, ठीक है ना। ये अगर दूसरी मेन वर्ब के साथ में आती है तो हेल्पिंग होती है, अकेली होती है तो मेन होती है। लेकिन ऐसा अपन मॉडल वर्ब के साथ में नहीं कर सकते, ठीक है ना आपका। आपकी जो मॉडल वर्ब होती है ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में इस्तेमाल होती है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है। इफ आई से ही कैन सॉल्व द सम, इट मीन्स ही हैज द कैपेबिलिटी, ही हैज द एबिलिटी, ही हैज द इंटेलिजेंस टू सॉल्व द सम। तो कैन ऐसा आपका मॉडल वर्ब है और सारी मॉडल वर्ब के साथ में लागू है ये, ठीक है। ये हमेशा वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, बेयर इन्फिनिटिव, उसके साथ इस्तेमाल होती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ये। अब मैं आता हूँ, ये आपके समझ आ गया ना कि मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब से बिल्कुल अलग है, ठीक है। बिना मेन वर्ब के आप कैन का इस्तेमाल नहीं, आप ये नहीं कह सकते ही कैन दिस सम, दिस सेंटेंस इज नॉनसेंसिकल, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, बिल्कुल नॉनसेंसिकल सेंटेंस हो गया ये। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, जो भी मैंने दी आपको सारी लिखी सारी आपकी, वो सारी हेल्पिंग वर्ब से, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से। इज आर एम, वाज वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स अकेले इस्तेमाल नहीं होती हैं। जब भी आप मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करोगे तो मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की बेस फॉर्म V1, है ना, बेस फॉर्म, दिस बेस फॉर्म, जिसको हम बेयर इन्फिनिटी कहते हैं, ये आता हमेशा, इसके बिना आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको। अब सवाल ये उठता है कि इसको मॉडल वर्ब कहते क्यों है। तो एक एक करके अपन सबको सीखेंगे, कैन को, कुड को, मे को, माइट को, मस्ट को, है ना। तो मॉडल वर्ड बना हुआ एक्चुअली मूड से, और मूड का बेसिक सेंस होता है स्टेट ऑफ माइंड, आपकी मानसिक दशा, उसको मूड कहते हैं। तो मूड का समझो कि एडजेक्टिव आपको मॉडल है, ये दर्शाता है कि इनका आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो मानसिकता है वो दर्शाता है कि इसमें आप क्या बताना चाह रहे हो। तो बेसिकली मॉडल वर्ब्स क्या के लिए इस्तेमाल होती हैं, डिपेंड करती हैं आपके मूड पे, ठीक है ना, किस मूड से आप कह रहे हो। इनसे जो सेंटेंस बनते हैं वो एक्चुअली सारे सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव का अर्थ होता है कि आप अपनी पर्सनल बात उसमें कह रहे हैं, नहीं तो सामने वाले को तो समझ आएगा नहीं आप क्या कह रहे हो आपको, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, समझो ना, एबिलिटी या इनएबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी, परमिशन, टेकिंग और गिविंग, दोनों, और वो भी फॉर्मल या इनफॉर्मल। आपका इंटेंशन क्या है वो बताती हैं, आपका डायरेक्शन क्या है वो बताती हैं। डायरेक्शन का अर्थ होता है कि आपने किसी सेंटेंस में से क्या अर्थ निकाला है। डायरेक्शन का तो इन्फ्रेंस, ये वोकैब में काम आएगा आप, और इसका वो बनता है डिड्यूस। डिड्यूस का तो अर्थ निकालना, टू इन्फर। मैं बीच में कोई शब्द आता है तो मेरी आदत है कि आपको समझाने की। डिडक्शन का अर्थ होता है इन्फ्रेंस, और इन्फ्रेंस का अर्थ होता है कि आपने किसी सेंटेंस का क्या अर्थ निकाला, ये भी इसमें शामिल है। ये दिखाता है, ये प्रोबेबिलिटी दिखाता है। पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा फर्क है, बता समझाता हूँ अभी आपको। कई बच्चे मुझे पूछते भी हैं। ये कमांड शो करता है, रिक्वेस्ट मैंने बता ही दिया आपको, ये सब चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें और भी बताता है, ठीक है। कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर ये आपकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में क्या फ़र्क है ना। तो पॉसिबिलिटी एक्चुअली प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी का डिग्री है, उसका लेवल है। थोड़ा उदाहरण देता हूँ आपको। तो ये दोनों चीज़ें दिखाता है, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। आपने एक सिक्का उछाला, सिक्के की दो ही पहले होती हैं, हेड्स और टेल्स। तो अब उछालोगे नीचे गिरेगा, या तो हेड्स होगा या टेल होगा। तो ये तो हो गया कि या तो पॉसिबिलिटी होगी हेड आने की या उसकी टेल्स की। लेकिन अगर आपने कहा कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि अगर आपने कोई सिक्का 100 बार उछाला
उसमें से कितनी बार हेड आ सकता है और कितनी बार टेल्स आ सकता है। तो किसी पॉसिबिलिटी की डिग्री इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। आप समझ में आ गया आपको? वैसे बेसिकली दोनों एक ही चीज़ मानी जाती है, तो खास फर्क नहीं है। तो मॉडल्स अपने ये चीज़ें बताती हैं, ठीक है। जैसे किसी ने कहा ओपन द डोर, किसी ने कहा ओपन द डोर। अब देखो आपने किस मानसिकता साथ में इसको बोला है। अब लिखा हुआ तो पता लगता नहीं है, आपने इसको गुस्से से कहा है, प्यार से कहा है, लेकिन ये रूड माना जाता है। दिस इज रूड। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे ओपन द डोर है, तो ये बड़ा इट विल साउंड वेरी रूड, बट इट कैन ऑल्सो साउंड वेरी पोलाइट ऑल्सो। लेकिन अगर ये लिखा हुआ पढ़ रहे हैं अपन, तो अपने क्या पता कि उनका वॉइस का मॉड्यूलेशन क्या था, उन्होंने इसको गुस्से के स्वर से बोला या नहीं बोला, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन ये दिस विल साउंड रूड, दिस विल कंसिडर रूड। रूड समझते हो, ये अभद्र है, विनम्र नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो रूड वर्ड है ये नॉर्मल भी हो सकता है, ये जो एक्सप्रेशन है ये नॉर्मल भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। इसलिए इनको कहते हैं कि ये सेंटेंसेस सब्जेक्टिव होते हैं। देखो बच्चों, सब्जेक्टिव का अर्थ होता है कि जिसमें उसमें आदमी की मानसिकता और सिचुएशन भी शामिल है। ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है कि ऐसा कोई सेंटेंस या कोई ऐसी बात जिसका एक ही अर्थ निकले। तभी तो हमारा एग्जाम होता है ना, ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसमें आपका क्या होता है, गलत या सही होता है, बीच का तो कुछ होगा नहीं। और सब्जेक्टिव पेपर में क्या करो, जैसे आप कोई आंसर लिखते हो किसी सवाल का, अगर पेपर सब्जेक्टिव होता है, जो आजकल है नहीं कंपटीशन में, तो स्कूल कॉलेज में तो है, तो आपने किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा और वो आंसर किसी टीचर ने पढ़ा, तो 10 में से उसने किसी ने आपको 4 दिए, किसी ने 8 दिए, किसी ने 9 दिए, किसी ने 10 में से 10 दिए। ये कब होगा, जब आपका वो मटेरियल सब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव है, उसमें आदमी के दिमाग का भी प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव में दिमाग का कोई प्रयोग नहीं है। कोई चीज़ है तो या तो सही है या गलत है, उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। लेकिन अगर कल्पना करो कि ओपन द डोर कैन नॉट बी रूड ऑल्सो, कैसे मैं आपको बताता हूँ ना। सपोज करो कि इमरजेंसी रूम में, ठीक है ना, किसी ट्रॉमा सेंटर में किसी पेशेंट को स्ट्रेचर पे लाया जा रहा है और वो जल्दी में भी है क्योंकि तबीयत खराब है, शायद हार्ट अटैक आया उसको। तो किसी गेट पे किसी ने चिल्लाया ओपन द डोर, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड रूड, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको समझ आया कि नहीं आया? ओपन द डोर रूड नहीं भी हो सकता है। कब? जैसे मैंने सिचुएशन बताई है, तो ये सब्जेक्टिव हो गया ना। लिखे हुए क्या पता लगता है कि हमें किस रूप में कहा गया है, ये पंगा है इसका। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि ये सिंपल भी होते हैं, मुश्किल भी होते हैं, और इसमें आपकी सब्जेक्टिविटी। और वैसे देखा जाए लिखा हुआ अगर है और आपने इसको पोलाइट बनाना है तो दूसरे तरीके हैं, ठीक है। या आप प्यार से कह सकते किसी को, विल यू ओपन द डोर, और चाहो तो उसमें प्लीज भी लगा दो, विल यू ओपन द डोर प्लीज, और पीछे प्लीज लगा दो, ना लगाओ, आपकी मर्जी है। विल से ज़्यादा पोलाइट आपका वुड माना जाता है, वुड यू ओपन द डोर। अब क्या हो रहा है, ये पेपर ये सेंटेंसेस सब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि आपने वुड का अगर इस्तेमाल किया है तो आप पोलाइटली कह रहे हो, आप पोलाइटली कह रहे हैं। अब चक्कर ये है कि जब अपन लिखा हुआ पढ़ते हैं तो हमको कैसे पता लगा ये आदमी पोलाइटली कह रहा है? तो ये शब्दों से पता लगेगा, अदरवाइज उसके टोन से, वो जो बोल रहा है उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लोगे। और कुड का इस्तेमाल किया, सबसे पोलाइट है, कुड यू ओपन द डोर प्लीज, ये सबसे पोलाइट माना जाता है। इसमें चाहो तो आप प्लीज भी लगा दो, चाहे मत लगाओ। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये बहुत आसान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ एक आपके इसके एस्पेक्ट्स हैं, कुछ आपके पहलू हैं मॉडल वर्ब्स के, जो थोड़े ट्रिकी भी हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो, ये तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, तो अब इसको आप शुरू करते हैं। तो पहले अपन प्रयोग करते हैं कैन और कुड का, ठीक है, और उसका इस्तेमाल करते हैं पहला एबिलिटी के लिए। कैन कुड का पहला प्रयोग होता है एबिलिटी के लिए, ठीक है। सॉरी, ये क्या हो गया, कैन और कुड एबिलिटी के लिए। एबिलिटी मतलब योग्यता, योग्यता, कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस, सब कुछ आप, एफिशिएंसी, पावर की। अभी अलग अलग सेंस में इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि दिस हॉल
कैन एकोमोडेट 100 पीपल। 100 पीपल, ये 100 लोगों को जगह दे सकता है, इतना बड़ा है। तो आप इसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी, ठीक है। इफ आई से ही कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन, या कोई सम है मैथ्स का, तो ये उसकी मेंटल एबिलिटी है। इफ यू से, अब ये एक्चुअली ये पढ़ाना मुझे ऐसा अजीब सा लगता है, क्योंकि ये बच्चों को जैसे पढ़ाना हो गया, लेकिन ये एक एक बार टच तो करना पड़ेगा, फिर मैं कॉम्प्लिकेशन में भी जाऊंगा, ठीक है। इफ आई से ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, तो ये इसकी फिजिकल एबिलिटी है। सॉरी, ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, ये भारी इस बॉक्स को उठा सकता है, तो ये इसकी फिजिकल एबिलिटी हो गई, ताकत हो गई। तो ये पहली बात तो ये हो गया कि ये आपका एबिलिटी शो करता है, ये हमने सीखना है, ठीक है। और पास्ट टेंस में भी, पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग करें आप। इफ आई से ही कुड रन अ माइल in less than 5 minutes, in less than 5 minutes when he was young, when he was young. तो उसकी ये, जब वो यंग था, जवान था, तब की उसकी एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी शो हो रहा है कुड का प्रयोग करके, ठीक है। तो कुड का प्रयोग तो आपने पास्ट के लिए करना है, ठीक है। इसमें भी कभी तो एक दो आपके हैं कंसेप्ट, भी समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कैन के आपकी प्रयोग होंगे आपको, ठीक है। कैन के जो दूसरे हैं सब्स्टिट्यूट यूजेस हैं, वो आपका बी एबल टू है ना, या अनएबल टू है नेगेटिव के अंदर। कैन नॉट का मीनिंग क्या हो जाएगा? अनएबल टू डू समथिंग। ये फ्रेश बनता है, बी एबल टू डू समथिंग, इसका कैन में हो जाएगा। इसके सब्स्टिट्यूट भी आपको आने चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ ही इज एबल टू डू दिस वर्क, ये काम कर पाएगा? या आपने कहा ही इज नॉट एबल टू, या ही इज अनएबल टू डू दिस वर्क, ये नेगेटिव हो गया। समकक्ष में आनी चाहिए ना आपको। पास में कहोगे तो आप कुड का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अदरवाइज पास्ट के लिए आपका वाज एबल टू हो जाएगा, वाज एबल टू डू समथिंग। सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, वर हो जाएगा, या वाज अनएबल टू डू समथिंग, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। ही वाज एबल टू हेल्प मी, तो मेरे को हेल्प कर पाया पास्ट में। और आपने कहा ही, या तो इसको नेगेटिव बना दो, ही वाज नॉट एबल टू हेल्प मी, ठीक है। या कह दो ही वाज अनएबल टू हेल्प मी, पास्ट में ये बोलना आपने। आप इसी जगह ये भी कह सकते हैं आपका ही कुड नॉट हेल्प मी, बिल्कुल ठीक है, कुड नॉट हेल्प मी, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और फ्यूचर में आप क्या विल बी एबल टू का भी प्रयोग कर सकते हो, विल बी एबल टू डू समथिंग। अगर मैं आपको कहूँ कि ही विल बी एबल टू हेल्प यू, ही विल बी एबल टू हेल्प यू इन द नियर फ्यूचर, तो नियर फ्यूचर में तुम्हारी मदद कर पाएगा। अभी तो नहीं कर पाएगा, लेकिन नज़दीक फ्यूचर में, यानी फ्यूचर में जल्दी ही तुम्हारी हेल्प कर पाएगा। तो ये फ्यूचर के भी आप, इनके सब्स्टिट्यूट आपको मैंने बता दिए, ठीक है। ये भी आपको आने चाहिए आपको, ठीक है। एबिलिटी, इनएबिलिटी सब एक्सप्रेस करो आपको। एक बच्चों आपने ध्यान रखना है, कैन और एबल टू का इस्तेमाल साथ में नहीं करना है। जैसा अगर आपने कहा ना ये कैन बी, ही कैन बी एबल टू, ये गलत हो जाएगा, डू इट, दिस वन इज रॉन्ग। ये रॉन्ग इसलिए हो गया है कि कैन का मतलब भी एबल होता है, तो जहाँ कैन भी आ गया वहाँ एबल टू हो गया। या तो ये बोलो ही कैन डू इट, या बोलो ही विल बी, है ना आपका, या ही इज एबल टू डू इट, हरी कटिंग पॉइंट। लेकिन ये कैन और एबल दोनों साथ में नहीं आते। या तो ये को ही कैन डू इट, और या बोले ही इज एबल टू डू इट। टेंस कोई भी हो, फ्यूचर के साथ ही विल बी एबल टू डू इट, नो प्रॉब्लम। तो कैन बी एबल टू आप इस्तेमाल आप नहीं करना, ठीक है ना। कैन का इस्तेमाल जो है ना आपका, कैन प्लस वर्ब्स ऑफ परसेप्शन,
ये मैंने कई बार आपको बताया वर्ब्स ऑफ परसेप्शन क्या होती हैं। जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, ठीक है ना, 5 इंद्रियां हमारी क्या क्या हैं, तो हियर है, फील है, स्मेल है, सी है, टेस्ट है, ये आपकी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहलाती है। ठीक है, हियर, फील, टेस्ट, ठीक है, सी और स्मेल, है ना, ये आपकी कहलाती हैं। इनके साथ में कैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसमें एबिलिटी नहीं होती है, उसमें एबिलिटी नहीं होती है ना, ये कोई पावर एक्सप्रेस नहीं कर रही है, ठीक है। इससे ये होता है कि समथिंग इज हैपनिंग नाउ। ये जो कैन प्लस मैं आपको सेंटेंस भी देता हूँ आपको, ये क्या शो करेगा, ये एबिलिटी शो नहीं कर रहा है आपका आई कैन हियर। तो ये नहीं है कि मेरे कान सही है इसमें सुन सकता हूँ, नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब होता है कि यू आर इंडिकेटिंग दैट समथिंग इज हैपनिंग नाउ। ये क्या शो करता है, दिस यूजेस क्या है, कैन प्लस वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। तो मैं लिख भी देता हूँ, डज नॉट शो एबिलिटी और पावर, ये ध्यान रखना आपका, ठीक है। इंस्टेड इट शोज, इट मीन्स ये कंस्ट्रक्शन शोज दैट समथिंग इज हैपनिंग नाउ। आपकी समझ आया बच्चों, नहीं आया? ये मैं समझा कि आगे आई कैन हियर, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी अंदर एबिलिटी है, मैं सुन सकता हूँ, मेरे कान ठीक है, नहीं, आई कैन हियर समथिंग मीन्स समथिंग इज गोइंग ऑन, ये मुझे सुनाई दे रहा है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आई कैन हियर हिम कफिंग, तो कफिंग एक्शन हो रहा है और वो मुझे सुनाई दे रहा है, दिस इज व्हाट इट मीन्स। इट डज नॉट मीन आई हैव द कैपेसिटी टू हियर, मेरी हियरिंग कैपेसिटी ठीक है और उसको मैं कफ नहीं, ये कैपेसिटी नहीं शो कर रहा है। इट शो दैट सम एक्शन इज गोइंग ऑन, ठीक है, समथिंग इज हैपनिंग नाउ, ये कुछ चीज़ हो रही है, ठीक है। जैसे आपने कहा है, कोई भी टेंस हो, पास्ट प्रेजेंट कोई भी आपका, आई सॉ हिम डांसिंग, ठीक है, आई स्मेल समथिंग बर्निंग, तो ये कोई एक्शन हो रहा है, आई स्मेल समथिंग बर्निंग। ये किसी एक्शन की कंटिन्यूटी हैपनिंग करते हैं, कंटिन्यूटी। इसका एक मैं तो बता रहा हूँ बच्चों, इसका एक कारण भी है, क्योंकि जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती हैं इनको अपन इंग फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते। आप ये नहीं कर सकते द डिजर्ट इज टेस्टिंग यमी, यमी मीन्स डिलीशियस, डिलीशियस लगा तो चलो, डिलीशियस, यमी, अब इसे नहीं गलत हो गया। तो इंग्लिश में जब ये नहीं हो सकता है तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन है, ठीक है आपका। तो हालांकि डेजर्ट के लिए कैन का इस्तेमाल नहीं करना, आपने बात कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना आप। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, ठीक है ना आपका, कि टेस्ट वर्ड का इंग फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होता है, या हियर वर्ड का इंग फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, स्मेल का स्मेल नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है। समथिंग इज स्मेलिंग बर्निंग नहीं कह सकते आप, बोलो आई स्मेल समथिंग बर्निंग, तो इनके साथ में लगा के उसमें कंटिन्यूटी का सेंस आ जाता है। तो ये आपके पास में एक पावर आ गई कि अगर ये जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है इनको आपने प्रोग्रेसिव सेंस में, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना है, तो दूसरा क्या तरीका है बताने का, तो आप इनका इस्तेमाल, ठीक है, सॉरी इसमें मैंने क्या लगाना भूल गया, आई कैन स्मेल समथिंग, क्या लगा, आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग, तो मुझे कुछ जलता हुआ सुनाई दे रहा है, जलने की मुझे स्मेल आ रही है, ठीक है। तो आपने ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जनरली वर्ब ऑफ परसेप्शन को इंग फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी नहीं करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। आई एम सीइंग यू, नहीं, तो इसके लिए कंटिन्यू देने क्या बोलोगे, आई कैन सी यू, और हिंदी में ट्रांसलेट क्या करोगे, मैं आपको देख रहा हूं। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें एबिलिटी शो नहीं कर रहा सी, इसमें ये शो कर रहा है कि कोई एक्शन जो सीइंग का एक्शन है, इट इज गोइंग ऑन, समथिंग इज हैपनिंग, ठीक है आप। और सी को अंग्रेजी में आप सीइंग बोल नहीं सकते, सी को सीइंग बोलोगे तो फिर उसका मीनिंग देखना नहीं होगा बल्कि मिलना हो जाएगा आपको, ठीक है। आप आई एम सीइंग यू नहीं कहना, ये नहीं कह सकते आप, आई एम सीइंग यू। अगर आपका कहने का अर्थ आपका देखना है तो, ठीक है। और फोन पे किसी दोस्त को कह रहे हो आप
आई एम सीइंग यू टुनाइट, तब ये सेंटेंस करेक्ट है, तब इसका अर्थ हो जाता है कि आज रात मैं तेरे से मिल रहा हूँ. आर गेटिंग पॉइंट. आई एम सीइंग द डॉक्टर दिस मॉर्निंग, ठीक है, आप या इन द इवनिंग, तो डॉक्टर से मिल रहे हो. इसी तरह से हेयर का हेयरिंग हो सकता है, ठीक है ना. आप द जज इज हेयरिंग दिस केस, तो हेयर का मतलब होता है उसकी सुनवाई करना है केस की. सुनवाई में क्या होता है, दोनों पक्ष के आर्गूमेंट्स आपने सुनने हैं और फिर अपने फैसले में उनको चीज़ों को शामिल करना है. ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है आपको, ठीक है. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. अब मैं आपको कह रहा हूँ महत्वपूर्ण चीज़ में आ रहा हूँ. छोटी सी एक चीज़ है, उसको ध्यान रखो आपका, ठीक है. और इसको मैं रेड से लिखना चाहूँगा, ध्यान रखना आप. मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनो. आपको वो ये है कि एबल टू ये बहुत इंपॉर्टेंट, इज नॉट यूज्ड इन अ पैसिव फॉर्म. ध्यान रखना. अगर आपने ये कहा ना कि आपका ही वॉज या ही इज, को भी टेंस हो, इज नॉट एबल टू बी अंडरस्टूड. एबल टू बी अंडरस्टूड पैसिव फॉर्म लिखे तो बी का टू अंडरस्टैंड का टू बी अंडरस्टूड हो जाएगा. पैसिव फॉर्म करा चुका हूँ आपको, इज नॉट एबल टू बी अंडरस्टूड बाय अस, ठीक है ना. आपको अभी गलत हो गया सर ऐसा. आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ये फिर और कहीं आपको मिलेंगी नहीं, ठीक है. इसी चैप्टर में आपको इनको पढ़ना पड़ेगा. ये गलत हो गया, एबल टू का इस्तेमाल आपने पैसिव फॉर्म में नहीं करना है, ये आपने ध्यान रखना है. जो मैं कह रहा हूँ उसको आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है. ये नहीं कहना इज, तो उसमें आप कैन का इस्तेमाल करिए, कैन का नेगेटिव में इस्तेमाल करिए, कैन नॉट बी अंडरस्टूड. तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों, उसका तो आप बहुत बहुत बारीकी से ध्यान रखें आप, ठीक है. ध्यान रखना आप, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है. अच्छा, जब आप ऐसा कोई इस्तेमाल करें जिसमें ये सेंस आ रहा हो, ठीक है ना आप, ठीक है. इन द सेंस में लिख दो, रेड में लिखता हूँ इसको, इन द सेंस ऑफ नो हाउ टू, ठीक है. एंड ये तो है ही, ऊपर मैंने बता दिया, ठीक है ना. परसेप्शन के सेंस में तो मेरे ऊपर बता ही दिया है. इन द सेंस ऑफ नो हाउ टू, कि जब आपने कोई सेंटेंस बनाना हो और उसमें ये अर्थ देना हो आपने कि उसको पता है कि ये कैसे करना है. जैसे आपने कहा कि उसको बोट चलानी आती है, ठीक है, तो उसमें आपने बी एबल टू का इस्तेमाल नहीं करना. इन द सेंस ऑफ नो हाउ टू यूज कैन, ये थोड़ा ट्रिकी है तो ध्यान से पढ़ना है इसको. यूज कैन एंड नॉट बी एबल टू. उदाहरण दे दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो, एक बार इसको समझ लो आपको. इसलिए मैंने कहा था ये आसान भी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी पिक्यूलियर हैं, ये आपने समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इन द सेंस ऑफ नो हाउ टू, जब आपने अगर आपने ये कहना उसको पता है कि तैरते कैसे हैं, समझ में आ गया आपका. तो अगर आपने ऐसे बोला कि इज एबल टू स्विम, तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है. तो उसमें आप कैन का इस्तेमाल करें, ठीक है ना. आप कहें कि ही कैन स्विम, इसमें नो हाउ टू का सेंस आ गया. नो हाउ टू का अर्थ होता है ये पता होना कि कोई चीज़ कैसे करनी है. और ये बोलते भी थे नो हाउ टू, ही नोज हाउ टू ड्राइव, ही नोज हाउ टू ड्राइव. 3 सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, एक तो हो गया इसमें नो हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं, इसको पता है ड्राइव कैसे करना है. ड्राइव कुछ भी हो सकता है, ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, उसको पता है कि कार कैसे चलानी है. क्लियर है. तो अब अगर आपने इसी जगह लिखा ही इज एबल टू ड्राइव अ कार, ये गलत माना जाएगा. मैं आपको ये कह रहा हूँ, नो हाउ टू के सेंस में आपने एबल टू का इस्तेमाल नहीं करना, उसी जगह आप कैन का इस्तेमाल करो. तो सिंपल बोलो ही कैन ड्राइव अ कार, ही कैन ड्राइव अ कार. और या बोले ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ऊपर वाला भी करेक्ट है. तो कुछ ऐसी चीज़ें मैंने इसलिए आपको बताई थी कि लोग इसको बहुत आसान मानते हैं. आसान है, देयर इज नो डाउट. कैन का इस्तेमाल, मे का इस्तेमाल, कुड का, माइट का, ये सब आसान है, इसमें क्या बड़ी बात है. कुछ पहलू हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. अगर मैं किसी के लिए कह रहा हूँ कि ये दूर से शराब की स्मेल आ जाती है इसको, अगर कोई आदमी दारू पिया हुआ है, शराब पिया हुआ है, तो अगर मैं आपको ही कैन स्मेल, ही कैन, ये बिल्कुल सेंटेंस ठीक हो गया. ही कैन स्मेल लिकर या अल्कोहल लगा लो, चलो, ही कैन स्मेल अल्कोहल फ्रॉम अ डिस्टेंस.
और ध्यान से करना बच्चों, पहले कह रहा हूँ इसको, एग्जाम में आएंगे तो फिर आप धोखा खा जाओगे। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एबल टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते आपका। ही इज एबल टू स्मेल एल्कोहल फ्रॉम अ डिस्टेंस, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ही कैन स्मेल अल्कोहल फ्रॉम अ डिस्टेंस इज ओके, बट ही इज एबल टू स्मेल अल्कोहल फ्रॉम अ डिस्टेंस नहीं करना, ठीक है ना। और ये स्मेल के साथ आ गया तो सेम पहले जो बताया मैंने वही चीज़ आ गई। स्मेल आपकी वर्ब ऑफ परसेप्शन है, तो वर्ब ऑफ परसेप्शन साथ आपने यहाँ गांड मान लेनी है, ठीक है आपका। यूज कैन विथ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब तुम्हारे समझ आ गया नहीं आया? और 5 मैंने लिखी ऊपर, तो आपका ध्यान बार बार क्या लिखूँ उसको, ठीक है ना। स्मेल है, टेस्ट है, सी है, हियर है, ठीक है, फील है। तो ये आपने मोटा सा एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म लिखनी हो कैन बी की, कैन की, तो वह हैज़ बीन, हैव बीन, एबल टू हो जाता है, ठीक है ना। आर यू गेट माय पॉइंट? मैं इसको वापस ब्लैक कर देता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो आपकी फॉर्म्स होती है ना आपका, वो आपकी हमेशा हैज़ बीन, एबल टू, हैज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू का इस्तेमाल करूँ। इसलिए मैं आपको कहता रहता हूँ, तुम लोग सुनते नहीं हो, अरे बोला करो भाई आपका, ठीक है। इफ आई से he has been able to, ये परफेक्ट फॉर्म होगी, he has been able to impress his new boss। नए बॉस को इम्प्रेस करने में सफल रहा, वो कर दिया उसने इम्प्रेस, he has been able to impress his new boss। तो ये परफेक्ट फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, दिमाग में आपने रखना है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फिर बता रहा हूँ आपको, मैं फिर इसको रेड करना पड़ेगा मेरे को। इसी मैंने कहा था आसान है, लेकिन कुछ एक एस्पेक्ट ऐसे हैं, कुछ एक पहलू ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन का इस्तेमाल हम फ्यूचर एक्शंस के लिए नहीं कर सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ओहो, रेड हुआ नहीं है एक्चुअली, 1 सेकेंड ना। We cannot use can for future actions। ये आपने ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको आई कैन कम टुमारो, एक्शन फ्यूचर का हो गया, मैंने टुमारो लगाया, लेकिन गलत हो गया। तो यू कैन नॉट यूज कैन फॉर फ्यूचर एक्शंस। तो क्या लगाओ फिर? बोलो आई विल बी एबल टू कम टुमारो। मैंने ऊपर बताया था ना आपको, विल बी एबल का इस्तेमाल करो। आई विल बी एबल टू कम टुमारो, यह भी करेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। क्या एक्सेप्शन है? ध्यान से सुनिए आपका। अगर आप फ्यूचर के इवेंट को अभी प्रेजेंट में डिसाइड कर रहे हो, नहीं समझे आप, तब आप फ्यूचर के लिए कैन का इस्तेमाल, बड़ा टेढ़े मेढ़े नहीं है, मुझे बताऊँ आपको, इसलिए कोई पढ़ाता भी नहीं है ये। लेकिन मेरी आदत है कि जब तक मैं उसमें अंदर नहीं घुसूंगा तो उसको पढ़ाता नहीं हूँ। तो मैं कई दिन तो ये मैं इसमें था, पेशो पेश में था, इनको ये कराऊँ कि नहीं कराऊँ, ये बच्चे कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। मैंने कहा कंफ्यूज हो नहीं हो मुझे पता नहीं है, मेरा काम है सही पढ़ाना, ध्यान रखना आपने। और मैं उसको आपके प्रूफ भी बता सकता हूँ इसके, चिंता मत करना। मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, दुनिया में जितनी ग्रामर किताबें सारी मेरे पास में है, और उनको मैं पढ़ता भी हूँ। लेकिन हिंदुस्तान में कई बार, और ख़ास करके हमारे जैसे, थोड़ा सा बैकवर्ड तो नहीं करूँगा, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा अंग्रेजी का इतना प्रभाव है नहीं, तो इसलिए इन पे कोई ध्यान नहीं देता। आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आप प्रेजेंट में डिसाइड कर रहे हैं, अब डिसाइड करें, आपका मतलब प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में, तो कैन के साथ में फ्यूचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपका। मैं अभी पूछ रहा हूँ आपका, अरे आप अपनी वाइफ के साथ में कल आ जाओगे क्या? तो फ्यूचर के बारे में अभी डिसाइड कर रहे हो ना। मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि कैन यू कम टू माई पार्टी टुमारो विथ योर वाइफ। ये बिल्कुल सही है, और यही तो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि कुछ एस्पेक्ट इसके ऐसे हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। कैन यू कम मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, तो फ्यूचर की जो आपकी एक्शन है उसको मैं प्रेजेंट में डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये आप कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है। आप अरे करिए फाइन।
लेकिन अगर आपने ये कहा, ठीक है, कि ही कैन सॉल्व दिस सम टुमारो, ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। ही कैन सॉल्व दिस सम टुमारो, ये गलत हो जाएगा, दिस रॉन्ग। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ आपको, ठीक है। मैं भी आपको कह रहा हूँ कि कल मैं इस बारे में आपसे विस्तार में बात करूँगा या कर सकता हूँ। तो अभी बोल रहा हूँ मैं आपको, आई कैन टॉक टू यू एट लेंथ। एट लेंथ का तो है विस्तार में, अबाउट दिस टुमारो। और जैसे मैं टुमारो लगा रहा हूँ कि जो आपका एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो टेंस आपका फ्यूचर का चला गया, लेकिन ये करेक्ट है क्योंकि इसको अभी अपन डिसाइड कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, आई कैन टॉक टू यू प्रेजेंट का है, एट लेंथ अबाउट दिस टुमारो। ही कैन सॉल्व दिस सम टुमारो गलत है। ये बारीकी आपने समझनी है, पकड़नी है भैया, पकड़ पाओगे तो काम चलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब आओ आप पास्ट में। पास्ट के लिए फॉर पास्ट एक्शंस में इसको एक बार वापस ब्लैक कर दूं, हालांकि वापस मुझे रेड करना है। पास्ट एक्शंस के लिए वे यूज कुड, हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में भी होता है, वो बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन पास्ट एक्शन के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर आप नरेशन चेंज कर रहे हो, तो कैन की जगह आप कुड लगाना है, चाहे और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। जैसे अगर आपने कहा ना, ये आस्क्ड मी इफ आई कैन कम टुमारो, तो इसमें कैन की जगह कुड कर देना है, क्योंकि मेन क्लॉज आपका पास्ट में है। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, तो कैन का कुड कर दो। ये तो सिंपल सा मामला है, नरेशन में मैं आपको बताया था आपका, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें ध्यान दो। ऐसा माना जाता है कि कुड जो है ना, पास की जनरल एबिलिटी शो करता है। मैं इसको लिख रहा हूँ, कुड एक्सप्रेसेस जनरल एबिलिटी इन द पास्ट। इसलिए मैंने कहा कि कुछ आपके इसमें ट्रिकी चीज़ें भी हैं। एक्चुअली मैं अपना माइंड ही मेकअप नहीं कर पा रहा था कि बताऊं कि नहीं बताऊं इनको, ये तो कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। कुड एक्सप्रेसेस जनरल एबिलिटी इन द पास्ट। कुड जो है पास्ट की जनरल एबिलिटी। अब थोड़ा आपने समझना है कि जनरल एबिलिटी क्या होती है, और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ कि ये जनरल एबिलिटी होती क्या है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, जनरल एबिलिटी होती क्या है। जनरल एबिलिटी का तो सामान्य योग्यता, ऐसी योग्यता जो आप कभी भी कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। नहीं समझे आप? सपोज करो आपके पापा को भारत की या विदेश की भी 3-4 भाषाएं आती थी, आप बोलते थे पापा, तो वो जो अब पापा की 5 भाषाएं बोलने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो जनरल है या नहीं? उनकी मर्जी जब बोलते हैं। आर गेटिंग पॉइंट? तो अगर मैं आपको कहूँ कि माई फादर, पास की बात बता रहा हूँ, माई फादर कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, तो ये पापा की जनरल एबिलिटी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट नॉट? पापा की मन करेंगे जब वो बोल देंगे 5 लैंग्वेज, कभी भी। पास्ट की बात कर रहा हूँ, पास्ट में कभी भी, एनी टाइम, एट एनी प्लेस, ठीक है। इसको कहते हैं जनरल एबिलिटी। आप पहले मुझे बताओ, पहले आपके समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन पास्ट की 1 ओकेजन में एबिलिटी, मैं इसको रेड में लिखूंगा, 1 सेकेंड, ठीक है। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, ठीक ना आपका, इन 1 ओकेजन इन द पास्ट, नेवर यूज कुड। तभी मैंने आपको कहा था कि बड़ा ट्रिकी भी है, आसान भी है, लेकिन आपको, मेरे को उम्मीद है कि मैं आपको इसको समझा पाऊंगा। आप ध्यान से सुनिए आप, ठीक है। आप बुक फेयर में गए, अपने दोस्त को कहा आपने कि किताबों का मेला लगाओ, बुक फेयर, और यार मैंने सुना है वहाँ अच्छी किताबें हैं, इंग्लिश की भी, ग्रामर की, तो मैं लेके आता हूँ, ठीक है। अब उसने कहा, आपने वापस आया तो दोस्त ने पूछा लाया, तो उसने ये जवाब दिया, आई कुड फाइंड ओनली, ये ओनली लगाना, ये इसका अपवाद है, आई कुड फाइंड 1 गुड बुक
ठीक है ना, इन द फेयर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं फेयर में एक किताब ही मेरे को मिल पाई। अच्छा मुझे बताओ ये बच्चों ऑकेजनल एबिलिटी है या आपकी ये जनरल एबिलिटी है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप जब जाओ तब किताब आपको मिल जाए, जितनी मर्जी है चाहे मिल जाए? तो ये जनरल एबिलिटी है कि वन ओकेजन की एबिलिटी है? ये वन ओकेजन, दिस इज ओकेजनल एबिलिटी। तो ओकेजनल एबिलिटी में ऊपर लिखा ना मैंने आपका, तो अब आपने कुड का इस्तेमाल नहीं करना। ये सेंटेंस गलत हो गया। आप पता नहीं समझ में आया कि नहीं? आप तो अंडे लेने गया, अंडे की जरूरत थी, लॉकडाउन है, तो उसने कहा वापस आकर आई कुड फाइंड ओनली, अब ओनली नहीं लगा, सॉरी यार मेरे मुंह बार बार आ रहा है, ओनली इसका अपवाद है, ओनली लगाते सही हो जाएगा, बताता हूँ अभी आप। आई कुड फाइंड 4x, ठीक है, तो गलत हो गया क्योंकि ये जनरल एबिलिटी नहीं है। जनरल एबिलिटी वो होती है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ मैं जब 10 साल 15 साल का था तो मैं 1 मील आपका दौड़ लेता था लेस देन 5 मिनट्स। तो ये आपकी जनरल एबिलिटी, जब मर्जी तो आप दौड़ा दो, सुबह शाम को कभी भी आपका, रोज आपका 5 मिनट के अंदर में आ जाऊंगा एक मील दौड़ के या आधा मील दौड़ के, जो भी आपने बोलना हो, जो आपकी जनरल एबिलिटी है। आई कुड रन ए माइल इन लेस देन 5 मिनट्स व्हेन आई वाज 15। तो 15 साल की उम्र में तो आप हमेशा 5 मिनट से कम से ही टाइम में 1 मील दौड़ लेते थे। तो ये बिल्कुल ये जनरल एबिलिटी, कुड रन अ माइल इन लेस देन 5 मिनट्स, ये उसकी जनरल एबिलिटी है। ये जनरल एबिलिटी है। एक लड़के ने एग्जाम दिया तो वापस आकर लोगों ने पूछा अभी क्या हाल है तेरे एग्जाम का, क्या रहा? उसने कहा यार आई कुड सॉल्व 5 क्वेश्चंस, आई कुड सॉल्व 5 क्वेश्चंस, 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, ऐसे लिख दो। चलो 10 में से मैं 5 सवाल ही सॉल्व कर पाया। अब मुझे बताओ ये जनरल एबिलिटी है, वन टाइम एबिलिटी है, या ओकेजनल एबिलिटी है? जनरल एबिलिटी तो नहीं है ना आपका। जब जाओगे आप तब 5 ही कर पाओगे क्या? कभी 4 कर पाओगे, कभी 10 कर पाओगे, कभी 8 कर पाओगे। दिस सेंटेंस डज नॉट शो योर जनरल एबिलिटी इन द पास्ट, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। आप सवाल ये उठता ठीक कैसे करोगे? तो कुड की जगह वाज एबल टू, मैंने ऊपर लिखा ना आपका, पास में वाज एबल टू को इस्तेमाल करो। तो आप इसको ये कहें आई वाज एबल टू सॉल्व 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। तो बच्चों ये बड़ा ट्रिकी है, मैं आपको समझा दूं, लेकिन आपने समझना है और आपको पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझ पाओगे बिना किसी दिक्कत के। ये आपके समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है। लेकिन कुड का इस्तेमाल आप वो परसेप्शन के साथ में पास्ट में भी कर सकते हो, चाहे वन टाइम एबिलिटी हो, जनरल हो, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो आसान भी है, मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, इसको समझने की बात है बच्चों। वो परसेप्शन के साथ में यू कैन यूज कुड फॉर वन टाइम या वन ओकेजन एबिलिटी, इसको मैं कहता हूँ वन ओकेजन एबिलिटी इन द पास्ट। मैं एक्सेप्शन लिख रहा हूँ, कुड कैन बी यूज्ड फॉर वन ओकेजन, ठीक है, ठीक है, इन द पास्ट विथ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन या विथ सर्टेन वर्ब्स लिख देता हूँ, इसमें कुछ वर्ब ऑफ परसेप्शन दूसरे वर्ब में है, विथ सर्टेन वर्ब्स, एंड दीज वर्ब्स आर 5 तो यही सी हियर टेस्ट फील, हाँ, सी हियर टेस्ट फील, ठीक है, स्मेल, 5 हो गई है, 1 2 3 4 5 हो। इसके अलावा अंडरस्टैंड, ठीक है, रिमेंबर वगैरह, गैस भी। अभी ये वो भी आपको याद रखनी पड़ेंगी, ध्यान रखना, आप तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कहूँ he could understand that I was annoyed with him। अब ये वन टाइम है, ये जनरल एबिलिटी नहीं है, वो उसको उसी समय एहसास हुआ। अब ये वर्ब आपने याद रखनी, इन वर्ब के साथ में कुड का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अपवाद एक, दूसरा,
ये पहला अपवाद है, रूल कम है, अपवाद ज़्यादा हो गए, ये मुसीबत है, क्या कर सकते हो? आई कैन नॉट ऑल्सो हेल्प यू। ठीक है, दूसरा अपवाद ये है बच्चों कि नेगेटिव के अंदर could can be used for one occasion in negative sense, ठीक है, इंक्लूडिंग विथ वर्ड्स जो उनका नेगेटिव सेंस ही होता है या लिमिटिंग सेंस होता है, वर्ड्स विथ, मैं लिख भी देता हूँ, चलो, लिमिटिंग और नेगेटिव सेंस। जैसे ओनली, मेरे बार बार ओनली आ रहा था ना मुंह पे, पहले आपने सुना होगा कि ओनली का प्रयोग सही है, मेरे को सही बोलने की आदत पड़ी हुई है, तो कुड का प्रयोग ओनली के साथ में आप पास्ट में कर सकते हो वन ओकेजन के लिए। ओनली नेगेटिव वर्ड दूसरे, जैसे आपका हार्डली, हार्डली है तो स्केसली हो जाएगा, एक ही बात है, बेयरली, नेगेटिव जितने भी होंगे, मैं सब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप वन टाइम ओकेजन के लिए इनके साथ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई कुड ओनली, ठीक है, डू इट वंस, अब मैं वंस भी लिख रहा हूँ साथ में, अगर इसमें ओनली हटाना सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई कुड डू इट वंस गलत है, वंस कह देता है, ये वन ओकेजन हो गया, एक ओकेजन पे, एक अवसर पे आपने कोई काम किया है। बच्चों समझ पा रहे हो, ये सेंटेंस करेक्ट है। और इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखा आपने कि जब आप इंग्लिश को अच्छी तरह पढ़ते हैं तो कितनी खतरनाक बन जाती है। अभी गलत हो गया, आई कुड डू इट वंस, नो, आई कुड ओनली डू इट वंस है, तो ओनली लगा दो, ठीक है, ध्यान रखना आप। या बोलो आई कुड नॉट डू इट वंस, डू इट वंस, मैं इसको एक बार भी नहीं कर पाई, ठीक है, नेगेटिव लगाओ या नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करो। आई कुड हार्डली डू इट देन, तब मैं इसको कर ही नहीं पाया, बिल्कुल ठीक है, वन ओकेजन पे है, ये वन ओकेजन है, हाँ, लेकिन ऐसे ही क्यों गया, उसमें आपने हार्डली के साथ में इस्तेमाल किया, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बताया था बच्चों एबिलिटी के लिए, ठीक है। और एक मैं आपको कुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल बता दूं, परफेक्ट इन्फिनिटिव है ऐसे, ये सॉरी ये मॉडल वर्ब है, कुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ यूज फॉर अनरियलाइज्ड एक्टिविटी। समझा दूंगा अभी सेंटेंस देखिए आप, यूज फॉर एक्सप्रेसिंग अनरियलाइज्ड एक्टिविटी, ऐसी गतिविधि या एक्टिविटी जो पूरी नहीं हुई, उसके लिए आप, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ, इसका मीनिंग ये होता है, समझना आपको, हाँ, इफ आई से ही कुड हैव सेव्ड हिम, उससे उसको बचा लेना चाहिए था, लेकिन इसका मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग हो गया बट ही डिड नॉट, लेकिन किया नहीं। तो अगर आपने किया नहीं तो वो रियलाइज नहीं हुआ, रियलाइज का अर्थ होता है कि आपने वो पूरा किया कि नहीं किया, किया नहीं आपने, इसका मीनिंग आपको उसको बचा लेना चाहिए था, लेकिन हकीकत ये, बट ही डिड नॉट, ही कुड हैव सेव्ड हिम, उसको बचा सकता था। तो ये क्या शो करता है, ये अनरियलाइज एक्टिविटी, बचाए नहीं, बचाने का काम हुआ नहीं आपका, है ना। आपने कहा वी कुड हैव, ये भी आपको आना, ये सिंपल, इसमें कोई लफड़े नहीं है, वी कुड हैव won the match, लेकिन मीनिंग हो गया बट वी डिड नॉट, अनरियलाइज एक्शन हो गया, अनरियलाइज्ड एक्शन हो गया बट वी डिड नॉट। अनरियलाइज का तो होता है उसको पूरा करना, संपूर्ण करना, जैसे रियलाइज योर ड्रीम्स होता है ना आपका, तो अपने सपने को सच करो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सच का मतलब ऐसा हुआ नहीं, तो ये कुड हैव का इस्तेमाल है, ठीक है। तो एक चीज था जो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ठीक है, अब मैं आता हूं कैन एंड कुड का इस्तेमाल फॉर पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, फॉर पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, एक ही बात है, कोई खास बड़ी बात नहीं, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का जो लेवल है, डिग्री है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आप
तो पॉसिबिलिटी और इनके इस्तेमाल होता ही है इसका, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सीख लेते हैं अपने। एक तो आपने ये सीखना है कि इसके ऊपर एक बहस है, और कैन के लिए, कैन पॉसिबिलिटी के लिए लगभग आपने इस्तेमाल नहीं करना, ये ध्यान रखना। इसको जनरली आपने अवॉइड करना है, ध्यान रखना। कि उसका कारण है कि ग्रामेरियंस कहते हैं कि कैन बी यूज फॉर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। अब ये शब्द आपको सीखने पड़ेंगे। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के हिंदी में कहते हैं सैद्धांतिक संभावना। लेकिन सैद्धांतिक संभावना से क्या मतलब समझते हो आप? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का अर्थ है थ्योरेटिकली नहीं, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब नहीं, ठीक है। फॉर समथिंग विच इज थ्योरेटिकली पॉसिबल, ऐसे बोलो, ठीक है। सैद्धांतिक संभावना का अर्थ क्या होता है? सैद्धांतिक संभावना का अर्थ होता है ऐसी संभावना जो है तो सही लेकिन कभी होगी नहीं। जैसे मैं आपको कहूँ अगर ये कि चाइना कैन वेज अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, तो चाइना भारत के खिलाफ युद्ध कर सकता है। अभी सैद्धांतिक संभावना तो है, लेकिन ऐसा अगर कोई कहे तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माने में और ख़ास करके एपिडेमिक के टाइम में जब सारी संसार की अर्थव्यवस्थाएं चकनाचूर हो गई हैं, तो यार युद्ध करना तो ऐसे ही जैसे सुसाइड करना हो गया हो किसी भी देश के लिए, चाहे भारत हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो। तो सैद्धांतिक संभावना तो है, अगर सिचुएशन ऐसे मरता क्या नहीं करता, तो चाइना अटैक कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं। और आप जब कह रहे हो ये कि चाइना कैन वेज अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, तो आप एक्चुअली ये कह रहे हो कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ चाइना अटैकिंग इंडिया, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू फ्रुक्टिफाई। ये फ्रुक्टिफाई होने वाला नहीं है, रियलाइज होने वाला नहीं है। इस सेंटेंस का समझा दूँ आपको। इस सेंटेंस अर्थ है कि देयर इज अ डिस्टेंट पॉसिबिलिटी, ये एक्चुअली डिस्टेंट पॉसिबिलिटी बताता है, पॉसिबिलिटी दैट चाइना कैन अटैक इंडिया बट इट इज नॉट लाइकली टू हैपन। इतना लंबे सेंटेंस बोलना हो तो उसमें आप कैन का इस्तेमाल कर दो। इसलिए मैंने कहा था कि मॉडल्स का प्रयोग बहुत सब्जेक्टिव होता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है तो पता लगता नहीं है कि बोलने वाला किस मानसिकता के साथ में ये कह रहा है। और नहीं, आदमी को लगेगा कि आप कह रहे हो कि चाइना कैन वेज अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। वेज अ वॉर करता तो टू अटैक, वेज अ वॉर नहीं आता है तो ये आना चाहिए आपको, बड़ा शानदार फ्रेज है। हाँ, वेज अ वॉर मीन्स टू अटैक, कि चाइना कैन अटैक इंडिया, इसका मीनिंग होता है टू अटैक, वेज अ वॉर, टू लॉन्च एन अटैक अगेंस्ट समबडी, ठीक है। लेकिन मीनिंग इसका ये देखो कितना सब्जेक्टिव है। कौन कैसे समझोगे आप कि इसका बोलने वाले का आशय ये है? डिस्टेंस मीन्स दूर की संभावना है कि चाइना भारत में अटैक कर सकता है, लेकिन ये भी होना लाइकली नहीं है, ऐसा होना प्रोबेबल नहीं है, लाइकली नहीं है, ठीक है ना। आप समझ आ गया आपके? तो कैन का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए बहुत कम करना, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरे को आपको बतानी थी। अगर मैं ऐसे लिखूं कि आई एम नॉट सर्टेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आया हुआ, आई एम नॉट सर्टेन बट, मुझे पक्का नहीं है, बट दे कैन हेल्प यू। अगर आप पहले से ही कह रहे हो कि मैं सर्टेन नहीं हूं, मेरे को पक्का नहीं है, ठीक है, तो कैन जो है एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हो इसमें आप? तो इसमें भी एक आपने अपने दिमाग में रखना है कि ये सेंटेंस गलत है, और अगर आप किसी बात के लिए सर्टेन नहीं हो तो आप मेक का इस्तेमाल करें। मेक आपकी वीक पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है, और कैन आपका थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बताता है, थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल। तो इस सेंटेंस में आपने ध्यान रखना है कि आपने कभी भी कैन का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब सवाल ये उठता है, ठीक है, कि आप फ्यूचर पॉसिबिलिटी कैसे बताओगे फिर? तो मैंने आपको बताया इसमें विल बी का और शैल बी का इस्तेमाल करें, या फिर मे और माइट और कुड का इस्तेमाल करें आप, ठीक है। अगर मैं आपको किसी को ये कह रहा हूँ कि आई कैन बी गिवन, ध्यान से पढ़ना बच्चों, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सुन, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी
वेरी सून। और इसका अर्थ हो जाता है, पता, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का आज समझते हैं बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का अर्थ होता है अरे आपका प्रमोशन होना, आई कैन बी गिवन हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सून। तो आपने फ्यूचर की पॉसिबिलिटी कैन से बता दी, जो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए आप कैन का इस्तेमाल ना करें, मैंने पहले बताया आपको। तो इसमें आप मे लगा दें, ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा, कुड लगा दें, ठीक है। कुड का भी प्रयोग आप प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, मे का इस्तेमाल करें, माइट का इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखें आपका आई मे बी या कुड बी, है ना, आपका गिवन आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सून। अब ये सेंटेंस ठीक हो गया, इसलिए मैंने कहा था ये आसान भी है और ट्रिकी भी है, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं कैन का यूज बता रहा हूं आपको। कैन बी यूज्ड, कैन एक शब्द है इसलिए मैंने ब्रैकेट उसको इन्वर्टेड कॉमर्स रखा, कैन बी यूज्ड। अब ये ध्यान रखने की बात है, इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, टू टॉक अबाउट लॉजिकल पॉसिबिलिटीज। थोड़े लफड़े हैं इसमें, ध्यान रखना बच्चों, इसलिए मैंने कहा था ये आसान भी है और मुश्किल भी है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि लॉजिकल पॉसिबिलिटी, लॉजिकल का अर्थ होता है जो न्याय संगत हो, तर्क संगत हो। पॉसिबिलिटी बताने के लिए आपने कैन का इस्तेमाल केवल नेगेटिव और क्वेश्चन में करना है, यानी इसका मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आप नहीं कर सकते। आप बड़ा पंगा है इसमें, ध्यान रखना। आपके ध्यान से सुनो जो आपको बोलने जा रहा हूँ बच्चों। दरवाजे पे नॉकिंग हुई, तो किसी ने पूछा, अरे 2-3 दोस्त बैठे हुए अंदर कमरे में और दरवाजे पे किसने दरवाजा खटखटाया, तो किसी ने कहा होगा हु इज नॉकिंग एट द डोर। ये तो सुने ठीक है, ये दरवाजे पे यार खटखट कौन कर रहा है, दरवाजा नॉक कौन कर रहा है। तो किसी ने कहा, ऐसे कभी कभी सवाल पूछता है ये राजू हो सकता है क्या, कैन इट बी राजू, कैन इट बी या राज। ये सुनने से ये सवाल पूछा आपने, ठीक ना। आपने कहा इट कांट बी राजू, इट कांट बी राज या राजू भी आपने लिखना है, ये भी सही है। पहला वाला सवाल था, नीचे वाला आपका नेगेटिव बिल्कुल ठीक है, ठीक है। किसी ने कहा इट कैन बी रमन, अरे रमन हो सकता है, अभी गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। ऊपर के दोनों सेंटेंस करेक्ट है। तो ये चीजें आपने पकड़नी है बच्चों, पहले कह रहा हूँ मुझे भी टाइम लगा अपने दिमाग सेट करने में कि तुमको ये मैं कैसे पढ़ाऊँ, सिंपल पढ़ा दूँ जैसे हम पढ़ाते हैं, या मेरा दिल नहीं मानेगा तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊँ, जो कुछ उसमें बारीकियाँ हैं सारी आपको बताने की कोशिश करूँ। अब आपने दरवाजे खटखटाया और शायद आप रमन को एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, तो आपका एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी है, हो सकती है कि रमन भी कह रहा था मैं आऊँगा और शायद हो सकता है रमन हो, तो आपने इट कैन बी रमन, तो आपने एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी निकाली दरवाजा खटखटाने का पता करने के लिए, लेकिन ये अफर्मेटिव है इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव और क्वेश्चन बनाएं तो ये बिल्कुल ठीक है। तो सवाल उठता है इसको ठीक कैसे करें, तो इसमें का इस्तेमाल कर लो, माइट का इस्तेमाल कर लो, कुड का इस्तेमाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, आप इसमें कुछ भी लगाओ, इट मे बी, इट माइट बी या इट कुड बी रमन, अब ये बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों ये सीखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि कोई भी पॉसिबिलिटी बता रहे हो आप, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी आपने, जैसे मैंने शुरू में कहा था कैन का इस्तेमाल आप पॉसिबिलिटी के ना करें तो बहुत बढ़िया है। मन में उठा के चलें कि पॉसिबिलिटी का प्रयोग इसमें बहुत कम होता है, कैन का ध्यान रखना। कैन का प्रयोग एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग सवालों में और नेगेटिव सेंटेंस में करें, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करें, उसकी जगह मे माइट कुड भी का इस्तेमाल कर लें, सिंपल है। तो याद करना पड़ेगा आपको, याद रखना आपको, लेकिन इसमें भी अपवाद है हाँ, बीच में आपका इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है, जो कुड के साथ में थे, आपने ध्यान है आपको, एक तो नेगेटिव सेंटेंस में और कुछ आपके कुछ वर्ड के साथ में। अब मैं आपको देखो, कैन बी यूज्ड इन लॉजिकल कंक्लूजन, इन लॉजिकल पॉसिबिलिटी with words such as
उदाहरण दे रहे हो, सच एज लिखा करो, सच एज, ओनली, हार्डली, नेवर एटसेट्रा, ये नेगेटिव वर्ड है। सच एज, ओनली, हार्डली, ठीक है, नेवर एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं, बता रहा हूँ, ठीक है। इनके साथ में आप कैन का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंस में कर सकते हैं। और लॉजिकल पॉसिबिलिटी, दोपहर का टाइम है, 2 बज रहे हैं, दरवाजे में नॉक हुआ, सिचुएशन हुआ, सबने कहा अरे हु इज नॉकिंग एट द डोर, किसने कहा जो नॉकिंग डोर है ना, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे खटखट कौन कर रहे हैं? एक लड़के ने कहा इट कैन ओनली बी द पोस्टमैन बिकॉज ही जनरली, ये देखो लॉजिकल कंक्लूजन निकाल दिए, जनरली कम्स अराउंड दिस टाइम, वो इसी टाइम के आसपास आता है। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब आप कहोगे ये भी तो अफर्मेटिव, इट कैन ओनली बी, ये भी तो अफर्मेटिव है, लेकिन बीच में आपने ओनली लगाया, ठीक है। और ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इट कैन बी पोस्टमैन बिकॉज ही जनरली कम्स अराउंड दिस टाइम, आपको इसमें ओनली वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विदाउट ओनली ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा बच्चों। तो इतना आसान भी नहीं है ये, आपको समझा रहा हूँ आपको। अगर मैं ओनली हटा दूंगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकल पॉसिबिलिटी अफर्मेटिव तभी होगी तो उसके साथ में आप ओनली, हार्डली, ठीक है ना, नेवर, बेयरली वगैरह का इस्तेमाल करें तब। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। नेगेटिव तो कर सकते हो, किसने कहा होगा अरे राज तो नहीं है, कि नहीं आपका ही कैनॉट बी राज, ये बिल्कुल ठीक है। कारण बता दो, बिकॉज ही इज इन दिल्ली, अरे मेरे से बात हुई उसकी, हवाई जहाज भी था, जल्दी नहीं आ सकता, बिकॉज ही इज इन दिल्ली, सॉरी मैं इस लगाना भूल गया। ये लॉजिकल कंक्लूजन है, ये लॉजिकल पॉसिबिलिटी है, ये राज नहीं हो सकता। तो कैन का प्रयोग नेगेटिव में आप कर सकते हो लॉजिकल पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब बजाओ बच्चों कैन का इस्तेमाल परमिशन के लिए, यूज ऑफ कैन फॉर परमिशन के लिए। ये इजी है, इसमें कोई लफड़े नहीं है, जो आपने पढ़ा होगा वही है ये, कि कैन का फॉर परमिशन, कैसी परमिशन, देना और लेना दोनों, हाँ, गिविंग एंड टेकिंग दोनों के लिए। ये सिंपल, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। यूज ऑफ कैन फॉर परमिशन, गिविंग और टेकिंग। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग करते हैं इनफॉर्मल सिचुएशन, यूज इन इनफॉर्मल सिचुएशन। अगर किसी को ये पता नहीं है इनफॉर्मल सिचुएशन क्या होती है तो वो थोड़ा समझ लें। आप दोस्त के साथ बात कर रहे हो, आपके भैया, मम्मी, पापा, फ्रेंड, जान पहचान के लोग जिनके साथ में आपकी बहुत अच्छी खासी जान पहचान है या दोस्ती है, तो वो इनफॉर्मल सिचुएशन है। एक बुजुर्ग आदमी है, आपसे सीनियर अफसर है, ठीक है, तो वो आपकी सिचुएशन इनफॉर्मल होती है। ये तो क्लियर हो गया नहीं हुआ, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। एक फ्रेंड को आप कह सकते हो, पूछ सकते हो उसको, अरे कैन आई टेक इट, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये सेंटेंस आप किसको कह रहे हो, ये मैं ले सकता हूँ क्या, अरे दोस्त होगा वो। और अगर ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, ध्यान रखना, दिस सिचुएशन इनफॉर्मल। कैन का इस्तेमाल इसलिए, जिस आदमी को आप कह रहे हो वो आपका दोस्त है, या जान पहचान का है, ये मम्मी पापा भैया दीदी वगैरह हैं, उनके साथ में आप इनफॉर्मल बातें करते हो, ठीक है। और नहीं है तो आपको बोलना पड़ेगा मैं आई टेक इट। कोई कुर्सी किसी के बगल में पड़ी हुई है तो ये फॉर्मल है, औपचारिक है। तो बड़ा सिंपल सा है, परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। आपका बॉस आपको कह सकता है यू कैन लीव नाउ, यू कैन, अब आप जा सकते हो, ये परमिशन देने के लिए हो गया, अब आप जा सकते हो। इनफॉर्मल है कि बॉस आपका है, लेकिन आप इंटरव्यू बोर्ड में है तो आपको कैन नहीं कहेंगे, वो कहेंगे यू मे लीव नाउ, यू मे, अब आप जा सकते हैं। ये बड़ा आपका फॉर्मल है, दिस फॉर्मल, ऊपर वाला इनफॉर्मल है। तो इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मे भी साथ में हो गया, इसमें मे का प्रयोग भी साथ में करें आप, ठीक है। तो मैं इसको ओब्लिक करके मे भी लगा देता हूँ, एक ही बात है ना। मे का प्रयोग फॉर्मल, ठीक है,
और किसी अफसर की कंपनी में घुस रहे हो जिनको आप जानते भी नहीं हो, उनके साथ में आपका अच्छा कोई ताल्लुक भी नहीं है, परमिशन लेनी है आपने, तो आप यही कहोगे मे आई कम इन सर। सर ना भी बोलो तो मे आई कम इन, मेकअप जो कैन नहीं। और दोस्त है, हालांकि हमारे राजस्थान में तो, हिंदुस्तान में तो पूछता भी नहीं है, ऐसे घुस जाते हैं दरवाजा खोल के, लेकिन पूछना चाहिए कैन आई कम इन। दोस्त कहेगा यार क्या फॉर्मेलिटी कर रहा है, अंदर आ फटाफटा, क्या पूछना है तो, अलग बात, ठीक है। और आप प्रेजेंट में ही कुड और माइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं परमिशन के लिए। तो इसको यहाँ पे ऐड कर दो, यूज ऑफ कुड ओब्लिक वुड फॉर परमिशन। और ये बहुत पोलाइट माना जाता है, कंसिडर्ड वेरी पोलाइट। इंग्लिश में इसको पोलाइट माना जाता है, वेरी पोलाइट। अगर आपने किसी को, उसने अखबार पढ़ रहा था पब्लिक पार्क की बेंच में बैठ के और अखबार पास में रख दिया उसने, आप भी बैठे हुए थे, आपने कहा कुड आई हैव अ रीड ऑफ योर न्यूज़पेपर, इफ यू हैव फिनिश विथ इट। अगर आपने पढ़ लिया हो तो मैं इसको पढ़ सकता हूँ, ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आप सीखें कुड आई हैव अ रीड ऑफ योर न्यूज़पेपर, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत पोलाइट है। और वुड का इस्तेमाल भी पोलाइट के लिए कर सकते हैं। आपको किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, वुड यू क्लोज द विंडो प्लीज, थोड़ा ये दरवाजा खिड़की बंद कर देंगे, बाद में लगाओ तो आप प्लीज भी लगा दो, ना लगाओ भले तो बहुत, तभी पोलाइट ही माना जाएगा। तो कुड और वुड का इस्तेमाल आप पोलाइट उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो बहुत पोलाइट माना जाता है, ठीक है। और कुड सबसे पोलाइट माना जाता है। माइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि जब माइट कोई बोल रहा है तो बेचारा उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि पता नहीं सामने वाला हाँ भरेगा नहीं आप भरेगा, ठीक है, माइट का इस्तेमाल करते हैं। माइट आई, ठीक है, माइट आई यूज योर न्यूज़पेपर, या रीड करते यूज तो बड़ा अटपटा लग रहा है, मैं रीड योर न्यूज़पेपर, तो ये माइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपने किसी को मना करना हो तो क्या करोगे, किसी ने कहा, सिचुएशन बताता हूँ, कैन आई पार्क माई कार हेयर, ठीक ना, तो अगर आपने कहना हाँ आप कर सकते, कोई दिक्कत बात नहीं, यस यू कैन भी, यार पोलाइट बोल रहे हो तो यस यू मे बोलो आप जवाब में, और कैन भी लगा सकते हो, बस यस यू मे और कैन। लेकिन उसको अगर मना करना हो तो क्या कहोगे, नो यू कांट, नो यू कांट, ये भी कह सकते हो, और ये भी कह सकते हो नो यू मेंट भी कह सकते हो, नो यू मे नॉट। मेंट बहुत पॉपुलर नहीं है तो इसके बजाय आप मे नॉट ही बोलें तो बेटर रहेगा, नो यू कांट, नो यू मेंट या नो यू मे नॉट, ठीक है। और अगर आपने कहना हो कि बिल्कुल नहीं ये तो बिल्कुल मना है यहाँ, तो आप कहोगे नो यू मस्टंट या मस्ट नॉट, ऐसे भी कर सकते हैं आप। लेकिन सबसे पोलाइट माना जाता है आई एम अफ्रेड नॉट, ध्यान रखना, ये आना चाहिए भाषा के रूप में आप, आई एम अफ्रेड नॉट, नहीं माफ़ कीजिएगा, इसका अर्थ है कि माफ़ कीजिएगा, आप यहाँ अपनी सबसे पोलाइट है, मैंने बता दिया, मेरी ड्यूटी थी मैंने पूरी कर दी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको विराम देता हूँ, 1 घंटा का हो गया ये, और बाकी का पोर्शन जो है ना आपका वो सारा आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा डेयर नीड वगैरह का यूज टू का मैं आपको समझा दूंगा उसको। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। इसको 1-2 बार पढ़ोगे, कुछ शब्दों को नोट करोगे, उनको याद रखोगे, तभी आपको याद होंगे। अपने नोट्स बनाओ इनमें से, तब जाके आपको याद होंगे, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर ही देंगे।